नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। आज की हमारी छठी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत के प्रमुख पठार। तो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं कल की क्लास का, 2 मिनट रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज की क्लास की हम बात करेंगे। कल की क्लास में हमने 4 पठारों के बारे में पढ़ा था। छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड का पठार, बागेलखंड का पठार और साथ ही दोस्तों छोटा नागपुर पठार। ये 4 पठार कल की क्लास में हमने पढ़े थे। तो 2 मिनट इनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पठार यानी प्लेट्यू होता क्या है दोस्तों? पठार यानी प्लेट्यू होता क्या है? तो पठार की यदि बात की जाए, पठार एक ऐसा भूभाग होता है जो आसपास की ज़मीन से ऊंचा ऊंचा होता है, और इसका जो ऊपरी भाग होता है ये सपाट होता है, और इसकी साइटों में अक्सर ढलानें देखने को मिलती है, यानी टेबल नुमा ये होता है। साथ ही छोटा नागपुर पठार की यदि बात की जाए तो ये है छोटा नागपुर पठार। ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? छोटा नागपुर मुख्यतः दोस्तों कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? पारसनाथ थी, जिसका अन्य नाम था सम्मेद शिखर। और ये सम्मेद शिखर दोस्तों जैन धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने इसी सम्मेद शिखर पर 84 दिन तक तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसीलिए सम्मेद शिखर को जैन धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है। और ये सम्मेद शिखर झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही हमने जाना था जो छोटा नागपुर का पठार है ये कई छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। और यही दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से बहती है, जिसके कारण दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार है। और दामोदर नदी के दक्षिण में कौन सा? रांची का पठार है, जहाँ से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। साथ ही जो हजारीबाग का पठार है दोस्तों, यहाँ से अभ्रक निकाला जाता है। और साथ ही छोटा नागपुर का पठार यहाँ से मुख्यतः लोह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट और कोयला निकाला जाता है। साथ ही जो छोटा नागपुर पठार है इसको भारत का रुद्र प्रदेश कहा जाता है। अब इसको भारत का रुद्र प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जर्मनी में एक क्षेत्र है जिसका नाम है रुर। यहाँ से भी दोस्तों कोयला, लोह अयस्क, बॉक्साइट निकाला जाता है। इसी प्रकार भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र से भी यही निकाला जाता है। तो इसलिए भारत के छोटा नागपुर को भारत का रुद्र प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद हमने जाना था बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की यदि बात की जाए तो ये मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पूर्व में। और इसका विस्तार यूपी और एमपी में है। फिर हमने जाना था बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार कहाँ पे है? तो ये भी दोस्तों उत्तर पूर्व में है। इसका विस्तार भी कहाँ पर है? यूपी और एमपी में पड़ता है। और यहाँ से बघेलखंड के पठार से क्या निकाला जाता है? कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर दंडकारण्य पठार की हमने बात की थी। तो दोस्तों ये दंडकारण्य पठार का कहाँ कहाँ विस्तार है? छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, तेलंगाना में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम आज की क्लास की बात करेंगे। तो आज की क्लास हम दक्कन के पठार के पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये है दक्कन का पठार। ये है दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा प्राचीनतम त्रिभुजाकार और प्रायद्वीपीय पठार है। तो भारत का सबसे बड़ा और प्राचीनतम व त्रिभुजा पठार कौन सा है? ये है दोस्तों दक्कन का पठार, जिसका विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यानी जो दक्कन का पठार है ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यानी ये जो दक्कन का पठार है ये किस नदी के दक्षिण में है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलान मंद रूप से पूरब की ओर है। यानी जो दक्कन का पठार है
ये पश्चिम में ऊंचा है और साथ ही पूरब में इसका ढाल है यानी ढलान है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये दक्कन का पठार है, ये जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जिस कारण यहाँ काली मिट्टी जो है अधिक पाई जाती है और यहाँ पे काली मिट्टी में खेती की जाती है कपास की। तो ये आपको याद रखना है। जो ये दक्कन का पठार है ये जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना है, इसी कारण यहाँ पे काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। और काली मिट्टी में आपको पता है किसकी खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। अब आते हैं दोस्तों मालवा का पठार। ये भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है, यानी भारत के मध्य भाग में और फिर पश्चिम में स्थित है। तो भारत के मध्य पश्चिम में मालवा का पठार। यह अरावली यह पठार जो अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो मालवा का पठार है ये भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है और यह अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों मारवाड़ का पठार। मारवाड़ के पठार की यदि हम बात करेंगे तो इसका अन्य नाम है मेवाड़ का पठार। जो मारवाड़ का पठार है इसको मेवाड़ का पठार भी जो है कहा जाता है। अब इसका विस्तार जो है पूर्वी राजस्थान में अरावली के पूरब में स्थित एक अर्धशुष्क भूभाग है। यह बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर से बना हुआ है। यानी जो ये मारवाड़ का पठार है जिसको हम मेवाड़ का पठार भी कहते हैं, ये पूर्वी राजस्थान में अरावली के पूरब में स्थित एक अर्धशुष्क भूभाग है और साथ ही ये बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर से जो है बना हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये था मेवाड़ का पठार जिसको मारवाड़ का पठार भी जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मरुस्थल यानी डेजर्ट के बारे में। तो मरुस्थल यानी डेजर्ट क्या होता है? तो दोस्तों जहाँ पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उनको जो है मरुस्थल यानी डेजर्ट की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है, जिसका अन्य नाम है महान भारतीय मरुस्थल। यानी मरुस्थल यानी डेजर्ट जहाँ पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वाले क्षेत्र को जो है मरुस्थल यानी डेजर्ट की श्रेणी में जो है रखा जाता है। अब भारत में कौन सा मरुस्थल यानी डेजर्ट है? तो भारत में थार मरुस्थल, इसका अन्य नाम है महान भारतीय मरुस्थल, अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मुख्य रूप से राजस्थान में, परंतु कुछ भाग गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध व पंजाब प्रांत में भी जो है फैला हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो थार मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है? अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मुख्य रूप से अधिकांश भाग जो है राजस्थान में, परंतु कुछ भाग गुजरात, पंजाब, हरियाणा में है और पाकिस्तान के सिंध व पंजाब प्रांत में भी जो है फैला हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही यहाँ की जलवायु कैसी होती है? अत्यधिक शुष्क होती है। यह एक रेतीला मैदान होता है और यहाँ की लूनी जो है इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। जो थार मरुस्थल है इसकी मुख्य नदी कौन सी है? लूनी नदी है। कौन सी? लूनी नदी इसकी मुख्य नदी है। और ये जो है एक अंतर्वाही नदी है, मतलब ये जो है किसी भी महासागर में अपना जल नहीं गिराती है, बल्कि गुजरात के कच्छ के रण में जो है अपना जल गिराती है लूनी नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था थार मरुस्थल जिसको महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों सफ़ेद मरुस्थल की बात करते हैं। तो गुजरात के कच्छ में स्थित ग्रेट रण ऑफ कच्छ को जो है क्या कहा जाता है? सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। सफ़ेद यानी वाइट डेजर्ट किसको कहा जाता है? तो गुजरात के कच्छ में स्थित है ग्रेट रण ऑफ कच्छ, इसी को कहा जाता है सफ़ेद मरुस्थल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शीत मरुस्थल किसको कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है शीत मरुस्थल, यानी ठंडा डेजर्ट किसको कहा जाता है? लद्दाख को। क्योंकि दोस्तों लद्दाख में जो है बारिश नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर जो है बर्फ़ बरसती है, यानी सूखी ठंड होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको पता लग गया होगा डेजर्ट क्या है, सफ़ेद डेजर्ट कौन सा है, शीत मरुस्थल कौन सा है। तो ये सब आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम जानेंगे नदियों के पैटर्न, और इसके बाद जो हम कल की क्लास में नदियों को जो है स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सी नदियाँ हम उत्तर भारत में पढ़ते हैं और कौन कौन सी नदियाँ दक्षिण भारत में हम पढ़ेंगे। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में बात करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले हम नदियों का पैटर्न देख लेते हैं। नदियाँ जो हैं किस प्रकार के पैटर्न बनाती हैं। तो नदी अफवाह पैटर्न के प्रमुख प्रकार जैसे डेंड्रेटिक है, ट्रेलिस है, रेडियल है,
पैरेलल है, और साथ ही दोस्तों रेक्टेंगुलर है, याद रखेंगे। तो इन सभी के हम बारे में बात करते हैं। जैसे वृक्षीय पैटर्न, जो ये डेंट्रिक है, इसको हम वृक्षीय पैटर्न जो है कहते हैं। यह पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और समतल व एक समान चट्टानों वाले क्षेत्रों में बनता है। यानी दोस्तों ये जो डेंट्रिक यानी वृक्षीय पैटर्न है, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये जो है पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और समतल व एक समान चट्टानों वाले क्षेत्रों में जो है बनता है। जैसे गंगा और सिंधु नदी का जो पैटर्न बनता है, ये कैसा वृक्षीय पैटर्न जो है बनता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एरियल पैटर्न यानी रेडियल पैटर्न। ये है रेडियल पैटर्न, एरियल पैटर्न इसको हम कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जब नदियाँ किसी प्रमुख गुंबद या पर्वत से जैसे अमरकंटक चोटी से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे एक गुंबद है या कोई चोटी है, तो इससे नदियाँ निकलती हैं, तो ये चारों दिशाओं में बहती हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको रेडियल पैटर्न या एरियल पैटर्न जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो एरियल पैटर्न की यदि हम बात की जाए यानी रेडियल की, जब नदियाँ किसी केंद्रीय गुंबद या पर्वत जैसे अमरकंटक से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, जैसे नर्मदा और सोन व महानदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे जालीदार पैटर्न के बारे में। तो जालीदार पैटर्न कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जालीदार पैटर्न कौन सा है। ये है, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा जालीदार पैटर्न। इसमें क्या है? इसमें सहायक नदियाँ मुख्य नदी से लगभग 90 डिग्री समकोण पर मिलती हैं। यानी जो जालीदार पैटर्न बनाती हैं, इसमें जो सहायक नदियाँ होती हैं ये मुख्य नदी से लगभग समकोण यानी 90 डिग्री पर जो है मिलती हैं। जैसे हिमालय नदियाँ होती हैं। कैसी दोस्तों? हिमालय नदियाँ जो हैं होती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं समानांतर पैटर्न की। समानांतर पैटर्न की यदि बात की जाए तो तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हैं। जैसे पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं, ये एक दूसरे के समानांतर जो है बहती हैं, यानी तीव्र ढाल से। यानी आपने देखा होगा जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये जो है दीवार की भांति खड़ा हुआ है। इससे जो भी नदियाँ निकलती हैं वे एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। तो इन्हीं को जो है समानांतर पैटर्न जो है कहा जाता है। आयताकार पैटर्न की हम बात करते हैं तो यह दरार या भ्रंश वाले चट्टानी क्षेत्रों में विकसित होती हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की नदियाँ चंबल, बेतवा और कैन। तो अब इनको भी मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है पैरेलल, तो इसमें ये आपको अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। ये जो है सभी समान से बह रही हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये जो है अमरकंटक चोटी से निकलने वाली ये आयताकार पैटर्न जो है बना रही हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे कुछ मुख्य पैटर्न जिस प्रकार जो है नदियाँ बनाती हैं। अब कल की क्लास में जो हम उत्तर भारत की नदियाँ और साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीप की भारत की नदियों के बारे में हम जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।